जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया वित्त मंत्रालय का लेटर। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से या फिर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है सीपीपीसी बैंक से, पेंशनर्स के लिए या फिर फैमिली पेंशनर्स के लिए। क्या है पूरा लेटर, आगे समझेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8 सीपीसी में सिपाही नायक हवलदार का फिटमेंट फैक्टर 2.72 से 2.81, 75% पेंशन बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, डिमांड करी गई है कि पूर्व सैनिकों की पेंशन में जो विसंगतियां हैं, 7 सीपीसी में जो विसंगति हैं, वो विसंगतियां दूर करके 8 सीपीसी में सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए ओआरएस को, जेसीओस को। यानी सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक को सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 8 सीपीसी में। कितना? 2.72 से 2.81। और लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ना देकर 8 सीपीसी में हमारे जवानों जेसीओस को दिया जाए 75%। जी हाँ दोस्तों, 75% पेंशन बढ़ोतरी उनकी करी जाए, यानी लास्ट पे डॉन का 75% पेंशन उनको दी जाए। तो दोस्तों इसी पर एक जानकारी आई है जो मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 12 साल के आंकड़े एक कर्मचारी की सैलरी के। अगर एक कर्मचारी प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी कार्यालय में जॉब करता है, जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में एक कर्मचारी की कितनी सैलरी होगी अगर एक कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में काम करता है या फिर दोस्तों किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है। दोनों जॉब में से सबसे बेहतर जॉब कौन सी है 8 सीपीसी में? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक छोटा सा सैलरी ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा सैलरी की ग्रोथ किसी कर्मचारी की किस जॉब में है, सरकारी जॉब में या फिर दोस्तों प्राइवेट कंपनी में। इसी पर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? कुछ पेंशनर्स हैं, सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। सारी जानकारियां आपको एडवांस जानकारियां दी जाती है। तो सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के, वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त मंत्रालय का लेटर जारी 24 दिसंबर 2025 को। और दोस्तों ये लेटर है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग कार्यालय का। जी हाँ दोस्तों, जो सीपीएओ है उनकी तरफ से लेटर जारी करा गया। बैंक सीपीपीसी के लिए कड़े नियम लागू करे, जहां से पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स पेंशन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स बैंक से, सीपीपीसी से पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों ये लेटर है बैंक सीपीपीसी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कुछ कड़े नियम यहाँ पे अप्लाई करे हैं सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने, बैंक के लिए या फिर सीपीपीसी के लिए। अब दोस्तों कौन से नए कड़े नियम लागू करे गए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये नए नियम अभी के हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम है 24 दिसंबर 2025 का। क्या लिखा है इस लेटर में, ये मैं आपको समझाऊंगा बारीकी से, वो भी हिंदी में। अगर आप फैमिली पेंशनर्स हैं या फिर पेंशनर्स हैं, अगर आप बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, अब क्या लिखा है इस लेटर में, ये मैं आपको समझाता हूं हिंदी में। सबसे पहला पॉइंट है, पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके पीपीओ सीपीपीसी बैंक सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग कार्यालय को वापस लौटाएगा, ना कि सीधे पीओ को या फिर विभागों को देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की डेथ हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है, तो दोस्तों जो उनके पीपीओ सीपीपीसी या फिर बैंक के पास है, वो पीपीओ डायरेक्ट सीपीपीसी बैंक
पीओआर को ना देकर सीधा वो पीपीओ जाएंगे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को। देखने में आया है कि सीपीपीसी बैंक पेंशनर के, फैमिली पेंशनर के पीपीओ वो कहां पे दे देता है? पीओआर को। तो दोस्तों अब से ऐसा नहीं होगा। आपके मरने के बाद आपकी पेंशन रुकती है। आपके मरने के बाद, चाहे आप पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, आपके मरने के बाद जो भी आपके पीपीयू हैं, वो डायरेक्ट सीपीपीसी देगा। किसे? सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को, सीपीओ को देगा। तो दोस्तों ये नया नियम है। फिर क्या लिखा है? पेंशनर की मृत्यु के बाद बैंक सीपीपीसी फैमिली पेंशनर का रिवाइज पीपीओ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग कार्यालय के माध्यम से जारी करेंगे। जी दोस्तों, अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अगर फैमिली पेंशन इश्यू करी जाती है, तो दोस्तों अगर फैमिली पेंशनर का रिवाइज पीपीओ इश्यू करना है, तो दोस्तों वो किसके माध्यम से होगा? सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के माध्यम से। फिर तीसरा पॉइंट, सीपीपीसी बैंक कुछ गलतियां कर रहा है पीपीओ के संबंध में। जी हां दोस्तों, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने बैंकों की सीपीपीसी की कुछ गलतियां पकड़ी हैं। जी हां दोस्तों, बैंक सीपीपीसी कुछ गलतियां कर रहा है पेंशनर के पीपीओ से संबंधित। पेंशनर की मृत्यु के बाद सीपीपीसी बैंक पेंशनर का पीपीओ और डेथ सर्टिफिकेट सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग कार्यालय को वापस करेगा, सीधे पीओआर को नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भी डाटा उनका सीपीपीसी बैंक में है, तो दोस्तों सीपीपीसी बैंक वो सारा डेटा, जैसे पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट, या फिर दोस्तों कुछ और डॉक्यूमेंट, पीपीओ हो गए, उनके डॉक्यूमेंट हो गए, रिवाइज पीपीओ, जो भी कुछ हो, वो दोस्तों सीपीपीसी डायरेक्ट सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को देगा, ना कि पीओआर को। पे एंड अकाउंट ऑफिस का इसमें कोई मतलब नहीं है। जो भी आपका डाटा सीपीपीसी के पास है, वो सारा डेटा सीपीपीसी बैंक सीधा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को देगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? पेंशन भोगी या फिर पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद वापसी की आवश्यकता वाले सभी पीपीओ को विशेष रूप से सीपीओ के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, सीपीपीसी से ऊपर, बैंक से ऊपर एक एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसका नाम है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग कार्यालय। जी हां दोस्तों, इन्हीं के अंडर सारे सीपीपीसी हैं। तो दोस्तों जो भी आपका पीपीओ है या जो भी आपका डाटा है, वो डायरेक्ट दोस्तों कंसर्न है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से। तो दोस्तों सबसे पहले सीपीपीसी ही जवाब देगा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को, तब सारी चीजें आगे फॉरवर्ड करी जाएंगी। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर निकाला था सीधा बैंक सीपीपीसी के लिए। तो दोस्तों ये अपनी कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे थे पेंशनर के पीपीओ से संबंधित, लेकिन दोस्तों अब डेटा आपका कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा और आपका जो पीपीओ है वो डायरेक्ट सीपीपीसी बैंक भेजेगा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग कार्यालय को, ताकि आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहे कंप्यूटर पे। तो दोस्तों एक ये लेटर निकाला था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 12 साल के आंकड़े एक कर्मचारी की सैलरी के। अगर एक कर्मचारी प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी कार्यालय में जॉब करता है, सैलरी में ग्रोथ ज्यादा कहां पर है, प्राइवेट में या फिर सरकारी नौकरी में? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ 12 साल के मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा। दोस्तों अगर कोई कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तो दोस्तों उसकी कितनी सैलरी ग्रोथ होगी। अगर वही कर्मचारी किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है, तब उसकी कितनी सैलरी ग्रोथ होगी। यानी दोनों जॉब में से, प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में से सबसे बेहतर सैलरी ग्रोथ कहां पर होगी एक कर्मचारी की, ये मैं आपको जानकारी दूंगा एक चार्ट समझाकर। सरकारी कर्मचारियों को ट्रोल करने वाले सभी लोगों के लिए 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों कई लोग ट्रोल करते हैं, यानी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ती, सरकार नहीं बढ़ाती, पेंशन भी इतनी नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कर्मचारी की बात करें तो उसकी सैलरी सरकारी कर्मचारी से ज्यादा है। कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं, तो उसी पे दोस्तों ये जानकारी निकाली गई है। आंकड़ों पर नजर डालें। जब आप हमारी महंगाई के हिसाब से वेतन वृद्धि पर रोना रो रहे हैं, वही हमारी निजी कंपनियां मात्र 12 वर्षों में हमारे वेतन से 3 गुना अधिक वेतन तक पहुंच जाती है। जी हां दोस्तों, अगर हम किसी सरकारी कर्मचारी की बात करें तो उसकी इतनी सैलरी पेंशन नहीं बढ़ती जितनी प्राइवेट कर्मचारी की बढ़ जाती है, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की। तो दोस्तों ये यहाँ पे डिफरेंस है। जो सरकारी कर्मचारी है उसकी जॉब सिक्योर है आगे के लिए,
लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी है, कंपनी में काम कर रहा है, उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी सरकारी कर्मचारी से ज्यादा सैलरी प्राप्त कर रहा है। और दोस्तों इसी का ग्रोथ रेट बताया है कि किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी सबसे ज्यादा सैलरी लेता है, और वो आगे भी लेगा 8 सीपीसी में। हालांकि दोस्तों 8 सीपीसी डायरेक्ट उन पर ऐसे लागू नहीं होता, उसके भी कुछ कायदे कानून है। कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी का औद्योगिकरण हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब दोस्तों एक टेबल है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब दोस्तों यहां पे एक टेबल समझिए, द 12-ईयर डेटा कंपैरिजन द आई ओपनर। जी हाँ दोस्तों, यानी 12 साल का ये डेटा लिया गया है किसी कर्मचारी का। अगर एक कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में काम करता है या फिर अगर वही कर्मचारी कहीं सरकारी दफ्तर में काम करता है, किस तरीके से उसकी सैलरी ग्रोथ होती है। एस्टिमेटेड ग्रॉस मंथली सैलरी राउंडेड फॉर क्लैरिटी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ट्रेजेक्टोरीज। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उसकी मंथली सैलरी की बात करें तो किस तरीके से उसकी मंथली सैलरी ग्रोथ करेगी, एक अगर वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है या फिर दोस्तों किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है। अब दोस्तों यहां पर दिखाया है टाइमलाइन, स्टेज, सबसे पहला साल, सबसे पहला ईयर। अगर दोस्तों वो कर्मचारी गवर्नमेंट का क्लर्क है या फिर एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, तो दोस्तों पहले साल में उसकी सैलरी होगी 38,000 रुपए, एक लमसम बताया है। फिर दोस्तों अगर वही कर्मचारी प्राइवेट में स्विच कर जाता है, प्राइवेट कंपनी में चला जाता है, मान लेते हैं, तो दोस्तों उसकी सैलरी फिर होगी सीधा सेम 38,000 रुपए, यानी मिनिमम तरीके से। लेकिन इसमें कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, यानी दोस्तों लगभग समान सैलरी, यहां पे समान सैलरी दिखाई है। लेकिन ग्रोथ उसकी कैसे होगी धीरे धीरे, वो आगे समझते हैं। फिर दोस्तों अगर हम 4 साल की बात करें, 4 साल की बात करें स्विच से पहले, तो दोस्तों एक एलडीसी की सरकारी कर्मचारी की सैलरी है 43,000 रुपए। अगर दोस्तों ये स्विच कर जाता है किसी प्राइवेट कंपनी में, यानी किसी कंपनी में चला जाता है, तो दोस्तों फिर उसकी हो जाएगी सैलरी बढ़कर 50,000। तो दोस्तों आप यहां पे डिफरेंस देख रहे हैं। तो दोस्तों छोटा सा यहां पे गैप दिखा हमें, स्मॉल गैप हमें यहां पे दिखा। फिर दोस्तों अगर हम सीधा 5 साल में बात करें, 5 साल में स्विच करने के बाद, इससे पहले जो बताया वो स्विच करने से पहले, यानी जाने से पहले, और जब वो चला गया है, स्विच कर गया किसी कंपनी में, तब क्या बताया। तो दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट क्लर्क की, सरकारी कर्मचारी की सैलरी है 45,000। लेकिन जब वो स्विच करेगा किसी प्राइवेट कंपनी में, तो दोस्तों उसकी 40% सैलरी हाइक हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 70,000 रुपए किसी कंपनी में अगर वो काम करता है। तो दोस्तों यहां पे गैप ओपन हो गया, एक गैप ओपन हो गया। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं 8 साल की, जैसे कि दोस्तों 8 साल में एक एमएससीपी भी दी जाती है। अगर मैं किसी जवान की बात करूं या फिर दोस्तों मैं नायक की बात करूं, सिपाही की बात करूं, हवलदार की बात करूं, नायब सूबेदार की बात करूं, यानी 8 साल में आपको एक एमएससीपी मिल जाती है। और 16 साल में आपको 2 एमएससीपी मिल जाती है। पहली सिपाही को मिल जाएगी एक नायक की एमएससीपी, और दूसरे वाली मिल जाएगी हवलदार की एमएससीपी, और तीसरी तो नायब सूबेदार की मिलती है। लेकिन अगर मैं 8 साल की बात करूं जिसमें एमएससीपी भी दी जाती है, तो दोस्तों तब कर्मचारी की सैलरी कितनी होगी 54,000 रुपए। आप इसे जवान की भी मान सकते हैं, जवान की 54,000 रुपए एमएससीपी देने के बाद। अगर दोस्तों यही कर्मचारी जवान कहीं प्राइवेट कंपनी में चला जाता है, तो दोस्तों तब इनकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 95,000 रुपए। तो दोस्तों आप यहां पे गैप देख रहे हैं, कितना बड़ा गैप है आपकी सैलरी में। तो दोस्तों यहां पर सिग्निफिकेंट कुछ महत्व तो है दोस्तों, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों अगर मैं 9 साल की बात करूं, 9 साल में यानी आफ्टर स्विच, तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट क्लर्क है, सरकारी कर्मचारी है, तो दोस्तों उसकी सैलरी है यहां पे 57,000 9 साल बाद भी। लेकिन अगर वो प्राइवेट में चला जाता है, तब दोस्तों सीधा 35% हाइक, सीधा 35% हो जाएगी, यानी 1,30,000 उसकी सैलरी हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में। तो दोस्तों यहां पर 2 गुना गैप बढ़ जाएगा, 2 गुना। फिर दोस्तों अगर मैं यहां पे 12 साल की बात करूं, 12 साल में, तो दोस्तों यहां पर एक सरकारी कर्मचारी प्राप्त करेगा 65,000, और वहीं कंपनी में इसकी सैलरी हो जाएगी 1,80,000, यानी दोस्तों 3 गुना। पहले ऊपर था 2 गुना, डबल हो जाएगी, और यहां पे ट्रिपल हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है। जो कंपनी में काम कर रहा है कोई कर्मचारी या फिर जवान भी हम उसे बोल सकते हैं, तो दोस्तों कितना यहां पे वो कमा लेगा अपनी सैलरी में, जस्ट डबल या फिर ट्रिपल।
तो दोस्तों इस वजह से ये डेटा दिखाया गया है कि आगे चलकर सरकार जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं कर्मचारी, तो दोस्तों उनकी सैलरी बहुत जबरदस्त तरीके से हाइक होगी। क्योंकि दोस्तों जो हमारी मोदी सरकार है, वो बीजेपी सरकार है, वो कहीं ना कहीं सरकारी आदमी के पक्ष में नहीं है या फिर पेंशनर्स के पक्ष में नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं। जो हमारी मोदी जी हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर दोस्तों जो कंपनीज हैं, औद्योगिकरण है, वो इनको बढ़ावा दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट हो गया, वो मोदी जी कर रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादातर जो मोदी सरकार है उनका लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित करना, स्किल डेवलपमेंट करना, या फिर कहीं कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश करना, जिससे यूथ को बढ़ावा मिले ताकि उनकी सैलरी अच्छी हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि किस तरीके से अगर वही कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब से कहीं प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट हो जाता है, तो दोस्तों आप उसकी यहाँ पे सैलरी ग्रोथ देख रहे हैं कितनी ज्यादा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कंपनी ज्यादा बढ़िया लगी या फिर दोस्तों कोई सरकारी जॉब। आप जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो सैलरी ग्रोथ है आप बताइए सबसे ज्यादा किस में है और कौन सी जॉब आप बेहतर मानते हैं, प्राइवेट की या फिर सरकारी जॉब। कमेंट में जरूर आप बताइएगा। सैलरी का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, सरकारी कर्मचारी का या फिर दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी का। और आगे चलकर ये गैप और आगे बढ़ेगी। जब तक मोदी सरकार है ये गैप और बढ़ेगा, सैलरी में ये गैप रहेगा बहुत बड़ा। जो सरकारी कर्मचारी है उसकी सैलरी कहीं ना कहीं कम होगी और आगे चलकर जो प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी है उसकी सैलरी हाइक होगी, भले ही वो कुछ सालों बाद हो लेकिन कहीं ना कहीं होगी। तो दोस्तों 7 CPC में भी ये डिफरेंस है, 7 CPC में भी ये डिफरेंस है। अगर आप नौजवान को देखो कहीं कंपनी में काम कर रहा है तो दोस्तों उसकी सैलरी यहाँ पे ज्यादा होगी, बल्कि एक जो पेंशन ले रहा है, सैलरी ले रहा है सरकारी कर्मचारी, उससे ज्यादा। ये डिफरेंस है। तो दोस्तों बाकी आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं 8 CPC में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 7 CPC में या फिर 6 CPC में जवान जेसीओस की पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां थी। 6 CPC में पेंशन में विसंगतियां सुधरी तो नहीं, जिस वजह से ये विसंगतियां 7 CPC में और बढ़ गई। अगर यही विसंगतियां 7 CPC में दूर नहीं हुई तो 8 CPC में भी आपको विसंगतियां देखने को मिलेगी। इस वजह से दोस्तों डिमांड करी जा रही है कि 8 CPC में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, उनकी वर्क कंडीशन के हिसाब से। जी हां दोस्तों, जो जवान है, जेसीओज हैं, उनकी वर्क कंडीशन के हिसाब से उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। उनको लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ना देकर 75% पेंशन दी जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही डिमांड है, ये बिल्कुल सही डिमांड है, क्योंकि 8 CPC में आपको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, जो आपको पहले फायदा 7 CPC में नहीं मिला। जो आपकी पेंशन माइनस में चली गई जेसीओस की, और जितनी पेंशन ओआरएस की होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। तो दोस्तों 8 CPC में ज्यादा से ज्यादा आपकी पेंशन बढ़ाई जाए, लास्ट पे डॉन का 75% पेंशन आपको दी जाए और आपका फिटमेंट फैक्टर भी यहां पे ज्यादा दिया जाए। पेंशन में लगभग 75% बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी पेंशन और एमएसपी ज्यादा होनी चाहिए जेसीओस की और ओआरएस की। जी हां दोस्तों, अभी आपको 5200 का आधा 2600 रुपए मिलिट्री सर्विस से मिल रही है आपकी पेंशन में, चाहे आप ओआरओपी की पेंशन ले रहे हो या फिर दोस्तों आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हो। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी लगभग 30,000 के आसपास होनी चाहिए 8 CPC में। मैं जवानों और जेसीओस की बात कर रहा हूं, जवानों और जेसीओस की। और पेंशन का 50% ना लेकर आप 75% आपको पेंशन दी जाए। तो दोस्तों बिल्कुल सही डिमांड है, बिल्कुल एक्यूरेट डिमांड है, जो पूरी होनी चाहिए सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।